फर्स्ट मिल्क बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम को हम लोग बोलते हैं लिक्विड गोल्ड या फिर बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन शॉट। उसमें इतने एंटीबॉडीज होते हैं, वो बच्चे को वैसे ही प्रोटेक्शन दे देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क विल प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम हाइपोथर्मिया। बच्चा बार बार फीड मांगे तो इसका मतलब कि एक बार में उसको कम मिल्क मिले। बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो व्हाई द बेबी इज क्राइंग। हमें लगता है सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो है दूध। तो हम क्या करते हैं कि हर बात पे जैसे ही वो रोता है फट से दूध, फिर हमें लगता है कितना दूध पिलाएं, तो रोए जा रहा है। अगर उसी बच्चे को अगर हम माँ के पास रख दें या फिर अगर पापा उसको अपने पास उठा के रख ले, तो बेबी इज बेटर एंड कंफर्टेड। आज के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग इतना इम्पोर्टेंट और सोसाइटी में इतना डिस्कशन का टॉपिक क्यों बन गया? We as a society we've become very judgmental of mothers who are exclusively breastfeeding and for mothers who are not exclusively breastfeeding. There's a lot of confusion around it, that kind of position, when to do, how to do, enough milk, not enough milk. So this needs to be addressed. अगर मिल्क सिक्रीट होने में टाइम लगा रहा है, हनी या फिर कुछ और चटा दो। हनी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हनी before 1 year of age is absolutely disastrous. It is life threatening. न्यूली बॉर्न बच्चों की मदर्स को बहुत पहले से कई जगहों से पता होता है कि उनको जल्दी से जल्दी बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ डिलीवरी दैट वाज, बच्चे को निपल्स के साथ लैच ना होना या फिर मिल्क का कम सिक्रीशन होना। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें माँ के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। इवन रिसर्च एंड लॉट ऑफ पब्लिकेशंस दे टेल कि बच्चे के पैदा होने के आधे घंटे के अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। WHO भी ब्रेस्ट फीडिंग के अर्ली इनिशिएशन के लिए काफ़ी एडवाइस करता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नेबर से लेके, फैमिली से लेके, फ्रेंड से लेके, बाकी कितने ही ब्लॉग ऑनलाइन और कितने ही इंफॉर्मेशन के बाद भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और एक न्यूली बॉर्न बच्चे की माँ को काफ़ी आसानी दे सकती है ताकि वो बाकी चीज़ों पे और ममता पे ज़्यादा ध्यान दे सके, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंशिता जैन, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। शी इज़ MD पीडियाट्रिक्स एंड she practices at Jain Hospital in Gurugram. Doctor, welcome to the show. Thank you so much for having me here. सबसे पहले तो हमारी पहली मिथ कि सब लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग और इवन चाइल्ड बर्थ एक नेचुरल फिनोमिना है और सबके लिए आसानी से नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम है। Is that a myth or a fact? It is not a myth, but see, breastfeeding, childbirth, it is such a natural process. And after childbirth, what happens is वो motherly instinct होता है breastfeeding. But since we have so many commercially available information, and breastfeeding is one such topic where everybody has their own experiences and everybody thinks जो उन्होंने करा वो एकदम बढ़िया था, तो जो मैंने करा वो तुम भी करो। But हर मदर की breastfeeding की जर्नी अलग होती है, हर मदर का सिचुएशन अलग होता है, and every child is different, every mother is different, so it is very different for every human being. तो I feel it is जैसे जिसको जो कन्वीनियंट होता है वैसे ही उनको उस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। इट इज़ अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट इसके अंदर इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मैक्सिमम मदर्स को, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवाइस सराउंडिंग इट, एंड बेचारी मदर उसको खुद ही नहीं पता होता, वो कितना कुछ उसको सुनना पड़ता, उसको लगता है शायद मुझे ही नहीं पता है, लेट मी फॉलो हिज एडवाइस, हर एडवाइस, डॉक्टर्स एडवाइस, एंड देन शी लैंड्स अप इन अ सूप। एंड आई थिंक इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट बन गया है। तो पहला सवाल जिससे हम ये अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा एक लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन भी मिल जाए, वो ये है कि आज के टाइम पे स्पेसिफिकली ये इतना इम्पोर्टेंट और सोसाइटी में इतना डिस्कशन का टॉपिक क्यों बन गया है? ये इसलिए बन गया है बिकॉज वी एज अ सोसाइटी वी बिकम वेरी जजमेंटल ऑफ मदर्स हु आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर मदर्स हु आर नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। कोई करा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग तो वो बोलते हैं कि अरे बाद में जाके बॉटल लगानी पड़ेगी, तुम अभी क्यों करा रही हो। अगर कोई नहीं करा रहा है तो हाय तुम ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं करा रही हो। सो
there's a lot of confusion around it, that kind of position, when to do, how to do, enough milk, not enough milk. So this needs to be addressed. Perfect. And I think, like you rightly said, सारी mothers और सारे बच्चों का अलग कॉम्बिनेशन है. कोई जल्दी लैच कर जाता है, कोई बच्चे को भी टाइम लगता है सकल करने के लिए, उसका जो नेचुरल रिफ्लेक्स है उसको आने के लिए. और कई बार मदर्स को भी बिकॉज ऑफ मे बी टाइप ऑफ डिलीवरी भी फर्क पड़ सकता है, राइट? यस, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, देखिए मदर्स मिल्क तो आना ही आना है. देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ बेबीज़ अगर हम विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके अगर हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, देयर इज़ अ वेरी हायर चांस दैट इवेंचुअली द बेबी विल बी प्रिटी कंफर्टेबल इन सकलिंग. और अगर किसी वजह से अगर बच्चा एनआईसीयू में चला गया, लो बर्थ वेट है, या हमने कोई प्री लैक्टल फीड दे दिया, तो चांसेस होते हैं कि हम थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर. ऑल्सो अ प्राइमी मदर मतलब जिसकी पहली डिलीवरी है, उसको क्योंकि माँ नहीं है, बच्चा नया है, तो इट इज़ अ स्किल. दोनों को साथ में अकस्टम होने में, दोनों को ये स्किल लर्न करने में इट कैन टेक सम टाइम, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली होता ज़रूर है ब्रेस्ट फीडिंग. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन के अंदर भी लोग कहते हैं कि सिजेरियन हुआ है तो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई मेरी. इट रियली डजेंट मैटर. आपका कौन सा टाइप ऑफ डिलीवरी हुआ है, कैसा हुआ है, आपका ब्रेस्ट फीडिंग तो होना ही होना है. अगर आप माँ बने हो तो बच्चे का खाना तो होना ही होना है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. फैंटास्टिक. आई थिंक तो उसका एक की टेक अवे है कि पहली बात कि अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर मत करो. बिल्कुल. आप अपने डॉक्टर की सुनो, आपको डॉक्टर गाइड करेंगे, वो बताएंगे कब क्या और कैसे करना है. एग्जैक्टली. और अपने एप्रीहेंशंस और जितने भी मन में ओवरवेलम आप हो रहे हो वो डॉक्टर पे छोड़ दो. एग्जैक्टली. परफेक्ट. तो इससे हम आते हैं कि जो फर्स्ट फीड होता है या फर्स्ट मिल्क जो बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फर्स्ट मिल्क जो होता है दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम को हम लोग बोलते हैं लिक्विड गोल्ड, या फिर बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन शॉट इवन बिफोर द रियल इंजेक्शन. तो उसमें इतने एंटीबॉडीज़ होते हैं कि वो बच्चे को वैसे ही प्रोटेक्शन दे देते हैं. ऑल्सो कोलोस्ट्रम इज़ वेरी थिक एंड द क्वांटिटी इज़ अ लिटिल लेस. तो बहुत मदर्स को इनिशियली लगता है कि अभी तो दूध आना ही नहीं शुरू हुआ है, बट बच्चे का पेट ना चेरी के साइज़ का होता है जब वो बच्चा नया नया जस्ट न्यू बॉर्न होता है. the baby really doesn't need so much of milk. the baby needs colostrum, और colostrum से ही उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है. दैट शुड बी गिवन. कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आजकल न्यू गाइडलाइंस आई हैं, अगर कोई सिक बेबी है तो हम मदर को बोलते हैं आप अपना वो कोलोस्ट्रम एक्सप्रेस करके दो, ताकि हम वो बेबी, सो इट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम माउथ पेंट, कि बच्चे के मुंह में ही हम लोग सिर्फ पेंट कर देंगे जिससे कि उसको एटलीस्ट उसके वो बेनिफिट्स मिल जाए. सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि जो कोलोस्ट्रम हम बच्चे को दे रहे हैं, जो माँ को भी इन्फेक्शंस हुए हैं, वो भी एंटीबॉडीज बच्चे को ट्रांसफर हो सकती हैं कोलोस्ट्रम से? एब्सोल्युटली. कोलोस्ट्रम और साथ में जो ब्रेस्ट मिल्क आगे जो भी बनेगा, मदर के बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो जितनी बार भी बीमार पड़ी होगी, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, वो मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को दिए जा रही हैं. दैट इज़ नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज़ ग्रोथ एंड बेबीज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस. तो वो तो देना बहुत ज़रूरी होना है. तो कई लोग स्पेशली कुछ कल्चरल स्फेयर्स में उनका ये होता है कि पहला वाला पता नहीं मिल्क कैसा होगा, उसको निकाल दो. ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट? ये बिल्कुल गलत है. बहुत लोग बोलते हैं कि शुरुआत का दूध तो अभी अच्छा दूध नहीं है, इसको निकाल दो. बहुत लोग बोलते हैं कि अभी बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है तो शहद चटा दो. तो ऑल ऑफ दैट प्रैक्टिस इज़ रॉन्ग. वी हैव इवॉल्व्ड एंड ओनली मिल्क, ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क needs to be given to the child and nothing else. Breast milk will prevent the baby from hypothermia, मतलब बच्चा हमारा गर्म रहेगा, ठंडा नहीं पड़ेगा. हाइपोग्लाइसीमिया, छोटे छोटे बच्चों के अंदर रिजर्व्स कम होते हैं, तो वो बहुत जल्दी उनमें शुगर कम हो सकता है. तो शुगर कम नहीं होगा, आपके ब्रेस्ट मिल्क से प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी. वेट गेन होगा, और साथ में मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग की तो बात ही अलग है. आई थिंक आपने बहुत सरलता से और अच्छे से समझाया द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज उससे वो जो इम्पोर्टेंट लिक्विड गोल्ड जो जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उसके आगे की ग्रोथ के लिए, प्लस उसके
इन्फेक्शंस से बचने के लिए। एब्सोल्युटली। ये जानने के बाद हम चलते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या वो सिचुएशन है जब एक मदर ने डिलीवरी करती है, और किन सिचुएशंस में थोड़ा सा बदलाव भी हो जाता है कि कभी आधा घंटे में स्टार्ट करना है, कभी थोड़ा लेट? तो जब भी डिलीवरी होती है, वेन एवर द मदर डिलीवर्स, इफ इवन इफ इट इज नॉर्मल डिलीवरी और अ सिजेरियन डिलीवरी, हम बच्चे को जैसे ही हमने बेबी का कॉर्ड कट करा, व्हेन द बेबी इज स्टेबल, तो हम बच्चे को माँ की छाती पे लगाते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से एक तो बच्चा जो है वो गर्म रहता है, और साथ में वो धीरे धीरे मम्मा के ब्रेस्ट की तरफ ना वो क्रॉल करता है, सो कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। वो अपने आप, छोटा सा बेबी जिसको अपना नेक भी पकड़ना नहीं आता, वो इतने ब्यूटीफुली क्रॉल करता है, क्रॉल करके निपल की तरफ जाता है, एंड देन द बेबी स्टार्ट सकलिंग। So it should be started as early as possible, preferably within the first hour of life. That is what is recommended. क्यों हम लोग बोलते हैं पहले घंटे में? क्योंकि the baby is most active. अभी जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, first 1 hour के अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, and the maximum chances of him or her suckling the breast is more. ये कितना बच्चे के लिए इंस्टिंक्टिव होता है? जैसे आपने बोला इमीडिएट, ये तो इन्नेट रिफ्लेक्स है। तो क्या अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है तो वो भी कुछ गलती या कोई गड़बड़ी दर्शाता है? कोई गलती और कोई गड़बड़ी नहीं होती है when it comes to mother and baby. If the baby is if the baby doesn't have any illness, if the baby is healthy, mother is healthy, और as such कोई illness नहीं है, कोई medical problem नहीं है, तब तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे विद इन 1 hour ऑफ लाइफ में भी कर सकते हैं, बट एज अर्ली एज पॉसिबल वो कराना चाहिए उनको सकलिंग। और ये जो आपने जैसे बोला कि हमने स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया, तो बच्चा क्रॉल करके ऑटोमेटिकली उसको इंस्टिंक्टिव रिफ्लेक्स होता है। और भी कोई रीज़न है जिससे स्किन टू स्किन माँ और बच्चे के कांटेक्ट से दोनों को फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल। एक बच्चा जो अभी पेट में था, 9 मंथ्स बेबी वाज इन द वूम, अब हमने बेबी को बाहर निकाल दिया। अब वो बाहर निकलता है, बेबी के लिए इट इज़ अ न्यू एनवायरनमेंट। द मोमेंट वी पुट द बेबी ऑन द मदर्स ब्रेस्ट, वो एकदम से काम हो जाता है। अ क्राइंग बेबी विल जस्ट सेटल इन सेकंड्स। जैसे ही उसको आप मम्मी के बेड चेस्ट पे रखते हो, बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, बच्चा गर्म हो जाता है, एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी ऑब्वियसली स्टार्ट्स देन। खैर वो तो 9 महीने से ही बॉन्डिंग चल रही है, बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से बच्चा और माँ एक अलग लेवल ऑफ बॉन्डिंग होती है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो जैसे ही बच्चा माँ के पास आता है, मामा रिलैक्स होती है। मामा का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है टू बी एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स विद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड सकलिंग। और अगर किसी मदर के केस में अगर इमीडिएटली मिल्क सिक्रीशन नहीं हो रहा है? देखिए, मिल्क सिक्रीशन देखने का तो हमारे पास कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो हमारा बस एक काम है, वी वुड जस्ट वांट द बेबी टू सकल ऑन द ब्रेस्ट। तो हमें बच्चे को छाती पे लगाना है, एंड वी नीड नॉट पैनिक कि हाय अभी तो दूध ही नहीं आया, हाय कब आएगा, जब आएगा तब लगाएंगे। तो दैट शुड नॉट बी डन। हमारा बस एक ही काम है, वेन एवर द बेबी क्राइज प्लीज़ कीप द बेबी ऑन द मदर्स ब्रेस्ट, एंड रूमिंग इन या बेडिंग इन हमें करना चाहिए। तो बहुत बार होता है जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, मम्मा अपने बेड पे होती हैं, बच्चे को हम अलग कॉट पे रख देते हैं या कहीं और रख देते हैं। उससे द बेबी विल बी स्ट्रेस्ड, द मदर विल बी स्ट्रेस्ड। वी वुड वांट द बेबी टू बी इन द सेम बेड एज द मदर। जब वो ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी, ज़्यादा क्लोजनेस होती है, तो दूध आना जल्दी स्टार्ट होता है, बच्चा सकल करना स्टार्ट करता है। और सी स्ट्रेस इज़ अ वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब अगर स्ट्रेस रहता है मम्मी के दिमाग में, या बच्चा अगर दूर रहता है मम्मी से, तो चांसेस होते हैं कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो ब्रेस्ट फीडिंग में। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्लोजनेस बहुत ज़रूरी है मदर एंड बेबी के बीच में। श्योर। और एक मिथ काफ़ी कॉमन है कि अगर मिल्क सिक्रीट होने में टाइम लगा रहा है, और कई सारे कल्चरल जो स्टाइल होता है उसमें होता है कि हनी या फिर कुछ और चटा दो, तो वो कितना सही है? सी हनी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हनी बिफोर 1 year ऑफ एज इज़ एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। इट कैन कॉज बॉटुलिनिज्म एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। साथ में आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन हाउ हनी इंटरफेयर्स विद ब्रेस्ट फीडिंग। हम जितने इनको प्री लैक्टियल फीड्स बोलते हैं हम, हनी हो गई, गुट्टी हो गई, गाय का दूध हो गया, चीनी का पानी हो गया, ये सब प्री लैक्टियल्स होते हैं जो
ब्रेस्ट फीडिंग को इनहिबिट करते हैं, हिंडर करते हैं। बच्चा हर चीज़ स्मेल से देखता है। उसका अगर वो माँ के दूध का स्मेल उतने अच्छे से नहीं आएगा या फिर उसके ऑलरेडी पैलेट के अंदर किसी और चीज़ का टेस्ट है, उतना ही बच्चा सेंस नहीं कर पाएगा एंड इट विल द बेबी इज़ गोइंग टू हैव डिफिकल्टी ब्रेस्ट फीडिंग। श्योर। और आपने बोला कि 1 साल तक हनी नहीं देना, कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड आइडियली करना चाहिए और ओनली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? सो 6 मंथ्स बर्थ से लेके 6 महीने की उम्र तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं देना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। और 6 मंथ्स के बाद वी स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब सॉलिड्स देते हैं और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग। WHO ऑल्सो रिकमेंड्स ब्रेस्ट फीडिंग अप टिल 2 years of age। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फूड जैसे कि आजकल बहुत सारे डब्बे वाले पाउडर मिलते हैं, वो कब स्टार्ट करने चाहिए? डब्बे वाले आप पाउडर की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे द बच्चों के रिप्लेसमेंट मील जैसे बोलते हैं, या पाउडर मिल्क? पाउडर मिल्क। Okay, so ideally powdered milk should not be started. ओके। 6 months के बाद it is the mother's milk plus solids. Solids में वही जो family food होता है, but the consistency of the food will be changed as per the baby's age, और frequency अपनी हम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा। But a healthy growing baby on mother's milk does not need top feed. गॉट इट। और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्पेशली बिकॉज मदर्स इतनी ओवरवेल्म्ड होती हैं, कि बच्चा अगर जैसे ब्रेस्ट फीड कर रहा है, वो करेक्टली लैच किया है कि नहीं, वो करेक्टली सकल कर रहा है कि नहीं। सो कैसे माँ को एक अश्योरेंस होना चाहिए कि अच्छा जैसे बच्चा दूध पी रहा है वो ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर कि OPD के अंदर हम देखते हैं कि मदर्स को मैक्सिमम टाइम्स बेचारे वो इतने मोटिवेटेड होते हैं, वो लगे हुए हैं रात भर दिन भर ब्रेस्ट फीड करने में, बट समहाउ वो बेबी रोता ही रहता है। वो उनको लगता है पता नहीं दूध है नहीं, कैसे कर रहे हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग के ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, हमें पता चल जाता है कि बच्चा को मिल रहा है मिल्क या नहीं मिल रहा। वन इज़ गुड वेट गेन, तो बच्चा अगर ग्रेजुअली अगर वजन अपना बढ़ा रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। दूसरा, कम से कम 6 to 8 टाइम्स यूरिन होना चाहिए, और बच्चा दूध पीने के बाद एटलीस्ट 1.5-2 घंटे सोना चाहिए। दिस इज़ हाउ, मतलब रफली हम लोग ऐसे देखते हैं कि बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकली व्हेन द मदर इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, द मदर कैन टेक नोट ऑफ 2 or 3 पॉइंट्स। तो एक तो होना चाहिए कि माँ ना रिलैक्स होनी चाहिए। बहुत बार होता है माँ इतनी स्ट्रेस होती है, बच्चा जैसे ही रोने लग जाता है कि माँ बच्चे पे झुकने लग जाती है, एंड द ओनली 2 थिंग्स दैट इज़ देयर इन हर माइंड इज़ द बेबीज माउथ एंड हर निपल। बस वो उसको वहाँ पे अंदर लैच कराना है, बट शी डजंट अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो शी नीड्स टू रियली टेक सम रेस्ट, अपना बैक सपोर्ट रखना चाहिए, द बेबी शुड बी एट द ब्रेस्ट लेवल, और एक अच्छे से सपोर्ट करके द बेबीज बॉडी शुड बी इन वन स्ट्रेट लाइन, बेबीज टमी एंड ममाज टमी शुड टच ईच अदर। और साथ में जब वो सक्कल कर रहा है बच्चा, तो उसका माउथ अच्छा बड़ा ओपन होना चाहिए, वाइड ओपन, इतना वाइड ओपन कि सिर्फ निपल नहीं, निपल के आगे जो काला भाग होता है, एरियोला जिसे हम बोलते हैं, वो भी काफ़ी हद तक अंदर होना चाहिए। एंड स्लो डीप सक्कल्स होते हैं, दैट इज़, ये मोटा मोटा है जो हम कहते हैं कि इतना माँ ध्यान रख ले। ऑल्सो द ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी पेनफुल फॉर दैट मदर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू आउट पेनफुल है, हाँ, देर आर, I think there is a little chance she might not be breastfeeding, as in the position might not be proper. So she needs to, I think, either see a lactational consultant or a pediatrician just to make sure if the position is okay. ठीक है। और उसमें जैसे माँ को लग रहा है अगर कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं हो रही, क्या उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, थोड़ा बच्चे को हॉरिजॉन्टल की जगह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना, या फिर सीधे पहले So डॉक्टर से there बात? are a few positions for breastfeeding as well. अगर माँ जिस भी position में comfortable है, तो she can continue with that particular position. So there are a few positions. So the most common position is the cradle hold. जिस ब्रेस्ट से ममा को दूध पिलाना है, उसी साइड के हैंड से वो पूरे बेबी के बॉडी को सपोर्ट करती है। सो द मदर्स हैंड इज ऑन द बेबीज हिप्स। ऐसा होता है कि बच्चे का जो सर है वो मदर की एल्बो पे लाई करता है, एंड राइट हैंड से या फिर जो भी दूसरा हैंड है उससे वो अपना ब्रेस्ट ऑफर कर सकती है। देयर शुड नॉट बी सिजरिंग। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर मदर्स टू डू सिजरिंग लाइक दिस, और वो इसलिए करते हैं ताकि ऊपर वाला जो ये फिंगर है ना, उससे वो बेबी की नोज़ बचा ले, कहीं नोज़ ना दब जाए। तो नोज़ नहीं दबती है, तो वी यू जस्ट हैव टू यूज़ योर सी पोजिशन या फिर यू पोजिशन टू सपोर्ट द ब्रेस्ट, एंड देन यू कैन जस्ट ऑफर द ब्रेस्ट टू द बेबी। दैट इज़ वन पोजिशन। द अदर पोजिशन इज द क्रॉस क्रेडल होल्ड। क्रॉस क्रेडल का मतलब हो गया, अगर आपको लेफ्ट ब्रेस्ट से अगर उसको मिल्क पिलाना है, तो फिर वो अपने राइट हैंड से बच्चे को पूरा सपोर्ट करती है, और बच्चे के उसका जो सर, बच्चे का सर है वो मम्मी के
हैंड पे होता है और वो अपने जो लेफ्ट जो सेम साइड के ब्रेस्ट का के साइड वाला जो हैंड है उससे शी होल्ड्स द ब्रेस्ट एंड देन शी ऑफर्स, सो शी हैज अ कंट्रोल ऑफ द बेबीज हेड एंड हर ब्रेस्ट. दिस इज क्रॉस क्रेडल होल्ड. देन द थर्ड पोजिशन इज द फुटबॉलर पोजिशन. सो फुटबॉल हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो हम लोग जनरली सिजेरियन सेक्शन वाली मदर्स में भी ये वाला पोजिशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ट्विन डिलीवरीज ट्विन बेबीज के अंदर, सो दैट एक तो आप दो ब्रेस्ट हैं तो आप आराम से बेबीज को ऐसे पकड़ सकते हो एंड दोनों ब्रेस्ट से साइमल्टेनियसली यू कैन फीड द बेबी. सो दिस इज फॉर द ट्विन डिलीवरी. और सिजेरियन में भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि फिर डायरेक्टली बेबी इज नॉट ऑन द स्टिच लाइन, सो इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द बेबी. ये हमारे तीन बहुत ही कॉमन होते हैं. बाकी हम साइड लाइन पोजिशन भी होता है जहाँ पे माँ एक साइड लेट के दूध पिलाती है. एक मंकी पोजिशन भी होता है जहाँ पे मम्मा पूरी ऑन द बैक होती हैं एंड द बेबी कैन जस्ट लाई ऑन हिज और हर टमी एंड देन फीड. क्या मदर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन से साइड ऑफ द ब्रेस्ट से बच्चे को फीड करना चाहिए? दोनों ब्रेस्ट से फीड करना होता है. एक बार में आप एक ब्रेस्ट से फीड कराते हैं, आप तब तक कराते हैं जब तक बेबी अपने आप उसको छोड़ नहीं देता. सो जैसे ही बच्चा फुल हो जाएगा, द बेबी itself is going to unlatch. हम लोग आर्बिट्रली हम लोग बोलते हैं कि लेस देन 4 minutes मोर देन 30 minutes नहीं होना चाहिए. इसके बीच में कुछ भी है, सो दैट इज प्रिटी गुड. सम फीड्स कैन टेक सम लॉन्गर टाइम क्योंकि वो कभी क्लस्टर फीड्स करते हैं बच्चे, बट ऑन एन एवरेज 4-5 मिनट से 30 मिनट इज प्रिटी ओके. आई थिंक यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इसके बावजूद कई बार बहुत कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस होते हैं मदर्स को, और मैं एक ही करके बोलूँगा एंड आप उसमें थोड़ा सा समझाएं कि उसको कैसे मदर्स को एंटिसिपेट करना चाहिए या फिर उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, दोनों. फॉर एग्जाम्पल, बेबी इज़ नॉट लैचिंग. सो व्हेन बेबी इज़ नॉट लैचिंग, एक तो हमें ना ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को कुछ और तरीके से दूध दे रहे हैं. क्या हमने निप्पल दे दिया है? निप्पल का मतलब है either we are using a pacifier or we are using a bottle. So जैसे ही कोई और निप्पल अगर आ जाएगा फीड करने के लिए, तो एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है निप्पल कन्फ्यूजन. तो बहुत हायर चांसेस हैं दैट द बेबी विल नॉट लैच बिकॉज ऑफ द निप्पल कन्फ्यूजन, क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी वो बॉटल के निप्पल से दूध पीने की. और इट इज़ अ वेरी पैसिव प्रोसेस, फटफट दूध आता है बॉटल के निप्पल से. बट when the baby breastfeeds, the baby has to put in some effort to create a vacuum, tongue की movement अलग होती है, and then the baby forms the nipple and then milk comes out. थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है. तो अगर वो ईजी काम हम पहले दे देंगे तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा. दैट इज़ वन रीज़न. देन द अदर रीजन्स कैन बी आइदर वी आर गिविंग टू मच ऑफ टॉप फीड और वी आर गिविंग टू मच ऑफ अदर मिल्क, दैट द बेबी क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा टेस्ट में अलग होता है, तो द बेबी विल बी मोर फॉन्ड ऑफ द अदर मिल्क और वो मम्मा का दूध नहीं लेगा. मेजर यही रीजंस हैं. और अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कि अगर निप्पल क्रैक या निप्पल में पेन हो रहा है, तो उस केस में मदर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? राइट. तो एक तो देखिए, अगर मदर के अगर निप्पल में क्रैक है, सोरनेस है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, एक तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लैच कैसा है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ सोर निप्पल इज पोर लैचिंग. मतलब बच्चा लगा हुआ है, वो सिर्फ निप्पल पे सकल कर रहा है, बट निप्पल के आसपास का जो काला भाग है वो उसके मुंह में नहीं जा रहा है. दैट इज द रीजन फॉर द सोरनेस. द बेबी टेंड्स टू बाइट द निप्पल. तो लैच हमें एक तो बराबर करना पड़ेगा. दूसरा, व्हाट द मदर कैन डू इज, एक तो लैच प्रॉपर करने के बाद व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग और व्हेन द बेबी इज नॉट लैच, उस दौरान मदर कैन जस्ट पुट द हाइंड मिल्क. दो हाइंड मिल्क होता है जो आखिरी का दूध होता है, शुरुआत के जब बच्चे ने अपना फीड ले लिया है, फीड लेने के बाद का जो दूध है थोड़ा सा एक्सप्रेस करके शी कैन जस्ट पुट ऑन द निप्पल. तो वो जनरली 24 to 48 आवर्स के अंदर इफ़ यू प्रॉपरली अप्लाई योर मिल्क तो वो रिजॉल्व हो जाता है. बट सकलिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, द लैच हैज़ टू बी प्रॉपर. कुछ केसेस में ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट भी कंप्लेंट होती है मदर्स की. सो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट उन मदर्स में तो बहुत ही कॉमन होता है जो अभी भी डिलीवर हुआ और वो दूध नहीं पिलाती हैं, ये सोच के कि अभी तो मिल्क आ ही नहीं रहा. जब तक आता है तब तक इतना मिल्क होता है कि वो पूरा इंगॉर्ज हो जाता है. इट इज़ रियली पेनफुल इट फॉर द मदर. बेबी भी, क्योंकि वो इतना हैवी होता है ब्रेस्ट कि बेबी भी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता है मिल्क को लेने में. तो ऐसे केसेस के अंदर मदर नीड्स टू रिलैक्स, मदर नीड नॉट पैनिक. आई नो थोड़ा दर्द होता है, आई नो इट्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, बट शी डजंट नीड टू पैनिक. कंप्लीटली ट्रीटेबल. वार्म कंप्रेशन करना है और जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है उतना वार्म कंप्रेशन करके द मदर नीड्स टू एक्सप्रेस हर मिल्क, और एक्सप्रेस करने के बाद वो बेबी को लैच करवा सकती है. बेबी इज़ द बेस्ट ब्रेस्ट पंप. इससे अच्छा कोई ब्रेस्ट पंप नहीं है. तो हल्का सा थोड़ा, ताकि वो, इसलिए हम इनिशियली बोलते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि थोड़ा सा ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट रिलीव हो जाए एंड देन द रेस्ट कैन बी टेकन ओवर बाय द बेबी. श्योर. कुछ केसेस में मैस्टाइटिस या डक्टल नैरोइंग होती है, वो क्या होता है और
क्या परेशानी होती है मदर को? सो मास्टाइटिस इज़ बेसिकली मतलब वो ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है। तो उसके अंदर माँ को फ़ीवर आता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समटाइम्स देयर कैन बी सम डिस्चार्ज ऑल्सो। तो उसके अंदर तो मदर नीड्स टू टेक सम रेस्ट, वार्म कंप्रेशन करना है, साथ में उनको दर्द की दवाई एनाल्जेसिक लेनी है, फ़ीवर भी आ सकता है, एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल जैसा लेना है एंड एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इस दौरान शी नीड्स टू कीप एक्सप्रेसिंग द मिल्क, एक्सप्रेस नहीं करेंगी तो ये और बढ़ेगा। So she needs to express the milk, or once it is resolved, then she can again put the baby to her breast and suckling can be done. अब लेकिन अगर कभी भी मदर को लगता है कि ब्रेस्ट के अंदर ऐसा डिस्चार्ज है या फीवर आ रहा है या ब्रेस्ट बहुत हैवी और टेंडर हो गए, टेंडर मतलब बहुत दर्द हो रहा है उनको, दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट देयर डॉक्टर जस्ट टू सी इफ देयर इज नथिंग सीरियस एंड फॉर द राइट मेडिसिन्स. I think with so much going on with the body, a newly born child की mother के लिए specifically, I think emotional support from the family and even इस तरह से अगर उनको जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी तो उनको जो अंदर एक sense of overwhelm और जो बहुत सारे apprehensions हैं सारी छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी कम होंगे. आई थिंक उनको काफ़ी आराम मिलेगा, राइट? Definitely. Postpartum is a very turbulent phase for the mother. वो बेचारी नई माँ होती है एंड वो खुद ही अपनी बॉडीली वो रिकवर कर ही रही होती है. द बॉडी चेंजेस ड्रास्टिकली. तो अंदर सब हार्मोन्स पूरा चेंज हो रहे होते हैं, मदर बेचारी चेंज हो रही होती है, मदर खुद अपनी बॉडी से रिकवर कर ही रही होती है और साथ में शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ अनदर न्यू वन, अनदर ह्यूमन बीइंग. सो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और साथ में जो फ्री एडवाइसेस आते हैं और साथ में जो सोशल मीडिया पे खूब सारे नॉलेज हैं, तो समटाइम्स द मदर दे टेंड टू फील कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माई चाइल्ड. सो इस टाइम पर स्पेसिफिकली the family support plays a very vital role. Instead of blaming the mother, or instead of just telling her your milk is not enough, or you need to do this, you need to do that, you're not doing good, see the baby is not gaining weight, instead of bombarding the mother with all the negative comments, we should just keep encouraging her, motivating her. Eventually we've seen with a lot of motivation and with a lot of positivity, these mothers, they tend to do beautifully and the babies, they also thrive very well. तो इसके अंदर ना मतलब प्यार, मोहब्बत, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. स्पेशली हस्बैंड्स, मदर इन लॉ, जो भी घर में है, वो माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. Fair point, I think, and that brings us to the next question. और आपने उसको थोड़ा टच किया कि कई बार मदर्स को बहुत एंजाइटी होती है कि जो मिल्क है वो कम बन रहा है. उसको कैसे उनको ओवरकम करना चाहिए? देखिए, किसी भी माँ के पास कम दूध होता ही नहीं है. इट इज़ अ मिथ. बहुत मदर्स जो अभी शायद ये देख भी रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रही हूँ मैं, मेरा दूध कम था. बट एक्चुअली हम जब एक्सप्रेस करते हैं, उनको लगता है देखो मैम, हम निकाल रहे हैं, हम प्रेस कर रहे हैं, दिस नथिंग दैट्स कमिंग. हम जब एक्सप्रेस करते हैं और जो बेबी जो एक्सट्रैक्ट करता है, जो बेबी सकल करके लेता है, दोनों मिल्क बिल्कुल अलग होते हैं. वो हम सिर्फ एरियोला के आसपास वाले मिल्क को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. व्हेन द बेबी इज लैच्ड ऑन टू द ब्रेस्ट, जैसे ही बच्चा मम्मी के एरियोला को टच करता है, मम्मी के ब्रेस्ट से सिग्नल जाता है ब्रेन में कि ओह द बेबी इज हंग्री, वी नीड टू मेक मोर मिल्क. एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड द ब्रेन वो पीक कर देता है उस हार्मोन को और फिर जाके मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज़ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस. सो अगर किसी भी मम्मा को लगता है आई डोंट हैव इनफ मिल्क, the first and foremost thing is she needs to relax. स्ट्रेस अगर होगा तो दूध कम होगा, दूध कम होगा तो और वो ना माँ somehow वो बच्चे को भी ट्रांसमिट करती है. अगर माँ स्ट्रेस्ड है, वो बच्चा स्ट्रेस में होगा ही होगा. माँ हैप्पी है तो बच्चा हैप्पी होगा ही होगा. दूध बहुत अच्छा आएगा ही आएगा. और साथ में फॉर इनफ मिल्क द बेबी नीड्स टू सकल. सकलिंग बहुत ज़रूरी है. वी कैन नॉट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डे फॉर कि भाई अब दूध आएगा और अब हम बच्चे को लगाएंगे. सो इट इज़ अ वेरी कंटिन्यूस ग्रेजुअल प्रोसेस. और इनिशियली बच्चे की रिक्वायरमेंट कम होती है, धीरे 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 करके रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, बच्चे की भी और मम्मी के मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है. जितना ज़्यादा लाज कराओगे उतना ज़्यादा और मिल्क अच्छे से आएगा. और क्या कोई जेन्युइन मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन एक्चुअली कम होता है, और अगर ऐसा कुछ है तो क्या कोई उनके आइडेंटिफायर्स हैं?
ऐसा कोई 2 या 3 मेडिकल कॉजेज़ ही होते हैं जब मदर का दूध कम हम बोलते हैं या तो मदर क्रॉनिकली इल है, वो आईसीयू में है, या फिर वो ऐसे कोई दवाइयाँ ले रही हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, रेडियो एक्टिव ड्रग्स होते हैं। अगर ऐसी कोई दवाइयाँ ले रही हैं तो हम बोलते हैं कि बेबी लैच ना करे, बट उसके अलावा एज सच नॉट इनफ मिल्क का कोई ऐसे कॉन्सेप्ट होता नहीं है। एक छोटा सा एक ट्रिविया है हमारा भी, तो उसमें हम कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग मिथ्स को थोड़ा सा समझते हैं कि वो सही है कि गलत है। तो पहला वाला है कि छोटी ब्रेस्ट का मतलब है कि कम मिल्क प्रोडक्शन। हाँ, ये भी बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं ओपीडी के अंदर। तो छोटी ब्रेस्ट छोटा हो या बड़ा हो, साइज़, शेप जो भी होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैट, कितना फैट है उसके अंदर। बट लैक्टिफेरस डक्ट जो दूध बनाते हैं, वो सब में सेम रहते हैं। तो दूध ज़्यादा है या कम है, सब डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रेस फ्री हो, और दूसरा आपका बच्चा कितने अच्छे से साकल कर रहा है। दूसरा, अगर बच्चा बार-बार फीड माँगे तो इसका मतलब कि एक बार में उसको कम मिल्क मिल रहा है। हाँ, ये भी बहुत कॉमन मिथ है एंड आई वुड लव टू एड्रेस दिस। इसके अंदर बेबीज़ बेचारे वो बोल तो पाते नहीं हैं, एंड द ओनली वे टू कम्युनिकेट इज़ क्राइंग। सो बट एंड बिकॉज़ वी आल्सो डोंट नो व्हाई द बेबी इज़ क्राइंग, हमें लगता है सिर्फ एक ही रीज़न होगा, वो है दूध, पेट नहीं भर रहा उसका। तो हम क्या करते हैं कि हर बात पे जैसे ही वो रोता है, फट से दूध, फिर हमें लगता है कितना दूध पिलाएँ, ये तो रोए जा रहा है। बट इफ़ यू ऑब्ज़र्व, अगर उसी बच्चे को अगर हम माँ के पास रख दें, दूध ना पिलाएँ, सिर्फ माँ के पास रख लें, या फिर अगर पापा उसको अपने पास उठा के रख लें, या फिर हल्का-सा थोड़ा-सा रॉक करें, द बेबी इज़ बेटर एंड कंफर्टेड। भूखा बच्चा तो अपने आप चुप नहीं होगा, भूखा बच्चा होगा तो वो फिर भी रोएगा। तो बच्चा रो सकता है बहुत सारे कारणों की वजह से, हंगर इज़ वन ऑफ देम, बट द अदर कॉजेज़ कैन बी आइदर अ डायपर रैश, आइदर या तो उसको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, या फिर उसने पी कर दिया है, उसका वेट डायपर है, उसको पॉटी आने वाली है, एकदम से गैस पास करने वाला है, तो एकदम से मरोड़ पड़ता है पेट में अंदर, बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, और द बेबी जस्ट वांट्स टू बी कंफर्टेड एंड वांट्स टू बी नियर द मदर और द फादर। उसको ह्यूमन कॉन्टैक्ट चाहिए। वो 9 महीने पेट में बढ़िया स्विम कर रहा था, अब वो बाहर आ गया, अब हमने उसको अलग से रख दिया। वी वुड वांट द बेबी to be with a human being. So that is another reason why most babies they cry, because they would want to be cuddled. ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बहुत सारे फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। This is a big myth. फूड आइटम की वैरायटी और फूड आइटम का टेम्परेचर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता ब्रेस्ट फीडिंग को और ब्रेस्ट मिल्क को। तो मेडिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये खाओगे तो बच्चे को ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मदर ने कोई एसोसिएशन देखा है कि मैंने कल गाय का दूध पिया था और उसके बाद से बच्चे को लूज मोशन हो गए, और उसके बाद अगर हम बंद करते हैं द बेबी इज़ ओके, तो मे बी इन दैट पर्टिकुलर केस इफ द मदर हैज़ ऑब्जर्व्ड इन देयर इज़ अ पर्टिकुलर एसोसिएशन, मे बी शी कैन नॉट कंज्यूम दैट। बट ऐसे कोई, it is not universal that each mother should avoid such things. She can eat whatever she wants to, all nutritious food and lots of water. ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा पेनफुल होती है। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होती है। निप्पल्स अगर सोर हो, निप्पल्स में क्रैक हो, एंगॉर्जमेंट हो, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। अगर सक्लिंग अच्छी है तो इनिशियली हल्की सी टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, उसके बाद द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ पेनलेस। तो अगर लेकिन थ्रू आउट द ब्रेस्ट फीडिंग इफ द प्रोसेस इज़ पेनफुल, then the mother should actually consult a lactation specialist or a pediatrician just to see the latch is proper. डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आजकल के दौर का है कि आजकल सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन काफ़ी कॉमन हो गया है। क्या सी सेक्शन मदर्स वर्सेस एक नॉर्मल डिलीवरी मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में या कुछ में कुछ फ़र्क होता है या दोनों सेम है? नहीं, ये भी ना हमें ऐसा लगता है कि सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो इसलिए मुश्किल हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग। बट प्रैक्टिकली हम जितनी जल्दी दोनों मदर्स के अंदर, अगर सिजेरियन में तो इनफैक्ट ओटी के अंदर ही, द मोमेंट द बेबी इज़ डिलीवर्ड, द मोमेंट वी रैप द बेबी, तो तभी हम लोग ऑन टेबल इन ओटी वी कैन डू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, एंड सेम गोज विद नॉर्मल डिलीवरी। तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल एंड सिजेरियन के अंदर, दोनों में हम लोग विद इन 1 आवर ऑफ लाइफ के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। सी सेक्शन में यूजुअली एनेस्थीसिया या पेन किलर्स वगैरह देते हैं, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है बच्चे के फीड पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट
सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो कि मदर्स मिल्क बढ़ाता है और बच्चा सकल करता है। एंड मतलब बार बार मैं एक ही चीज़ ही बोलना चाहती हूँ, दैट द बेबी नीड्स टू सकल इफेक्टिवली। तो मदर के मिल्क के अंदर कोई भी दवाई कुछ जैसे भी जाए, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेफ। तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है बेबी को ब्रेस्ट फीड ना कराने का। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग न्यू बॉर्न चाइल्ड। In fact, you will be surprised to know a mother who's HIV positive, a mother who has tuberculosis, active tuberculosis, a mother who is hepatitis B positive. इनमें हम बोलते हैं पहले बोला जाता था कि अपना दूध नहीं मत पिलाओ, बच्चे को चला जाएगा। बट नाउ ऑल्सो हम लोग बोलते हैं इन केसेस के अंदर भी यू हैव टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। मतलब आई कैनॉट एम्फसाइज मोर ऑन द ब्यूटिफुल इफेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। मतलब वो नहीं होगा तो बच्चा कितना कुछ अच्छी चीज़ों से डिवॉइड हो जाएगा। आई थिंक अगला सवाल भी आज के दौर का है, क्योंकि हम बहुत सारी मदर्स आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी हैं, काम करते हैं सब लोग, तो यूजुअली कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो आपको जॉब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का फितूर भी होता है कई बार, वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं लिविंग एग्जांपल हूँ उसका। मदर्स को थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, बट इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी ही करानी होती है। और जब मदर को जॉइन करना है, काम पे जब भी जाना है, अगर वो मदर वर्क फ्रॉम होम कर रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आराम से स्टार्ट हो सकता है। बट अगर कोई मदर है जो हाइब्रिड है, जिनको वर्क फ्रॉम होम प्लस जाना है या फिर जिनको पूरे टाइम जाना है, उनके अंदर द मदर कैन 1 वीक प्रायर टू joining, what she can do, she can start expressing her milk and she can keep in the fridge, स्टोर कर करके वो फ्रिज में डेट लिख लिख के she can just keep in the fridge। तो उससे हमारे पास काफ़ी बल्क हो जाएगा, दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, हम लोग कटोरी स्पून से जो भी जब मम्मा नहीं है घर के अंदर, तो जो भी केयर गिवर्स हैं पीछे से, वो वही सेम मिल्क को जब भी उनको बच्चे को पिलाना होगा, उनको वो बाहर निकाल सकते हैं फ्रिज से, लेट इट गेट डाउन टू रूम टेम्परेचर, और उसके बाद वो कटोरी से डायरेक्ट कप फीडिंग से बच्चे को फीड करा सकते हैं। तब भी उनको बॉटल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कप से दे सकते हैं, प्लस साथ में सॉलिड्स हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, हम इसी को ही हम द फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड विल इंक्रीज और ब्रेस्ट फीड्स की थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी। तो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। व्हेन द मदर कम्स बैक फ्रॉम द वर्क, शी कैन इजीली ब्रेस्ट फीड द बेबी। श्योर। एंड कोई स्पेशल कंडीशन है या खाली फ्रिज में नॉर्मली रख सकते हैं दूध को, कोई टेंशन नहीं है? हम लोग फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो हम रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। दैट इज़ गुड टू गो फॉर लाइक 4 आवर्स टू 6 आवर्स। 4 घंटे हमारे इंडिया में हाइजीन और ह्यूमिडिटी और गर्मी देख के हम बोलते हैं 4 घंटे इज़ गुड। देन अगर हम लोग फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 डेज, 24 आवर्स टू 4 डेज। और अगर फ्रीज़र में कर रहे हैं तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक हम उसको रख सकते हैं। बट जब भी हम लोग उसको यूज़ करना होता है हमको मिल्क को, तो या तो हम उसको डबल बॉयलर तरीके से उसको हीट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत इजी होता है, आपको आप पहले से ही आप गेज कर लो कि अब बेबी का टाइम होने वाला है, 3 आवर्स हो गए हैं, तो यू रिमूव द मिल्क फ्रॉम द फ्रिज एंड यू कीप ऑन द स्लैब, अपने आप रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा एंड देन यू कैन इजीली फीड द बेबी। श्योर। जब ये सब हो रहा है, आई थिंक उस टाइम पे जो बेटर हाफ ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड्स मदर है, विच इज़ द फादर, उनको लगता है कि वो कैसे हेल्प करे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो मदर कर रही है। ऐसे में फादर्स का क्या रोल होना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? फादर का तो बहुत ज़्यादा रोल है। फादर्स इतने एक्टिव और इतने कंसर्न्ड हैं आजकल। वी आर सीइंग सच ब्यूटीफुल पेरेंट्स दीज डेज, जहाँ पे फादर भी उतने ही कंसर्न्ड हैं जितनी मदर कंसर्न्ड है। तो इसमें मम्मा अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, फादर कैन प्रॉब्ली जस्ट बर्प द बेबी एवरी टाइम। फादर्स, अगर मान लो कि बच्चा लो बर्थ वेट है, लो बर्थ वेट मतलब अगर 2.5 किलो से कम बच्चा है, प्री टर्म बेबी है, फादर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कर सकता है आराम से। फादर कैन, मतलब वो बेयर स्किन टू स्किन होता है, उससे भी बेबी का वेट बढ़ता है, बेबी कंफर्टेड होता है और स्लीप बेटर होती है। फादर मसाज कर सकता है बेबी के, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बाकी जो भी काम होता है द फादर कैन डू इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टू टॉप द लिस्ट, is that he should really empathize with the mother and should be there for the mother, and वो बस मदर की स्पिरिट अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। वो होता है ना बूस्टर जो होता है, that is the father। श्योर। एंड कई बार स्टिल फादर्स वुड थिंक
कि मदर तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है बेबी का, तो मे बी उसका बॉन्ड बच्चे के साथ ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, फादर सोच रहा है कि मेरा स्ट्रांग उतना नहीं हो रहा बच्चे के साथ, ऐसा कुछ है या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फादर और मदर दोनों का बॉन्ड बच्चे के साथ ना जब बेबी डिलीवर भी नहीं होता तब से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज़ द फादर कीप्स टॉकिंग टू द बेबी व्हेन द बेबी इज़ इन द वूम्ब, वो सुनता रहता है आवाज़। उसके बाद जब बेबी बॉर्न होता है, बॉर्न होके उसको वो फ़ैमिलियर वॉइसेस उसको पता होती हैं, तो बॉन्ड तो पहले से ही शुरू हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि पैदा मम्मी कर रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप और वो बॉन्ड तो बहुत पहले से बना हुआ होता है। जितना ज़्यादा फादर बच्चे के केयर में, बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के नॉर्मल देखभाल, रूटीन देखभाल में जितना ध्यान दे सकते हैं, उससे उतना ही उसका बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग और क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ती है विद द फादर। सो फादर क्या मतलब, वो तो हम कोई भी केयर गिवर जो उतना ही बच्चे को उतने प्यार से, उतने ही नाजुकता से बच्चे के साथ रहता है, ऑब्वियसली वो बॉन्ड उसके साथ, तो माँ है ही, बट माँ के साथ में भी हम बाकी लोग भी उतने ही बॉन्डिंग बना सकते हैं। दैट कम्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब जो पेरेंट न्यू बॉर्न बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनको कब ये समझना चाहिए कि अब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, घर के नुस्खों से काम नहीं चलेगा? सो इसको हम लोग बोलते हैं डेंजर साइंस, जिसको सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, जहाँ पे बच्चा रिफ्यूज़ल ऑफ फीड होता है। रिफ्यूज़ल ऑफ फीड मतलब बच्चा दूध लेने में उसको दिक्कत हो रही है, या एक्सेसिव लेथार्जिक, उठ रहा है, थोड़ा सा दूध ले रहा है, वापस से सो रहा है, एक्सेसिव स्लीपी हो गया है, क्राई कम हो चुका है, बहुत अच्छे से रो नहीं रहा है, एक्टिव बिल्कुल डल सा बैठा हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हो गया है, पॉटी के अंदर ब्लड आ रहा है, लूज स्टूल्स हो गए, यूरिन आउटपुट उसका कम, यूरिन मतलब दिन भर के अंदर 4 टाइम से अगर कम बच्चा यूरिन कर रहा है, ऑल ऑफ दीज आर डेंजर साइंस। आपको बिल्कुल, या फिर एक्सेसिव क्राइंग, इतना क्राई कि बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, फीड भी नहीं ले पा रहा, देन दे शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल फॉर एन एग्जामिनेशन। डॉक्टर, वील गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो हम्म। हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस वाला। तो मैं आपको सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको छोटे से आंसर में बताना है कि क्या उसका मतलब है, क्या रीज़न है, राइट? बेबी कितनी बार फीड करें? कोई ऐसा नंबर नहीं है, डिमांड फीडिंग होती है, जितना चाहे जब चाहे उतनी बार बच्चा फीड कर सकता है, एक फीड कितनी देर चलनी चाहिए? जितना जितना बच्चा चाहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीड होती है वो 20-30 मिनट्स तक चलती है इनिशियली, बाद में जाके ऑब्वियसली एफिशिएंसी बेटर हो जाती है, तो बच्चा कम ड्यूरेशन के लिए सक्कल करता है, बट इनिशियली 20-30 मिनट्स इज टू गिव यू अ रफ अप्रॉक्सीमेट, इट इज़ गुड इनफ। हर फीड में दोनों ब्रेस्ट को यूज़ करना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। आपको एक ब्रेस्ट तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बच्चा खुद ही ना छोड़े, बट आपको लग रहा है वन ब्रेस्ट से बेबी ने ले लिया एंड नाउ स्टिल द बेबी इज अ लिटिल हंग्री, देन यू कैन पुट द बेबी टू द अदर ब्रेस्ट। डाइट कैसी होनी चाहिए मदर की? मदर की डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, खूब वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, फुल ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, बेसिकली होम कुक्ड ताज़ा गरम खाना और बैलेंस डाइट। श्योर। और चाय और कॉफ़ी का सेवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कितना होना चाहिए? ना हो तो बेहतर है, बट अगर फिर भी अगर लेना भी है तो 300 मिलीग्राम कैफीन इन अ डे एक्सीड नहीं होना चाहिए, सो दैट विल रफली कम आउट टू बी 2 to 3 कप्स। एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए फ्रॉम योर गायनेक। फार्मूला कब कंसिडर करें? फॉर्मूला हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर मदर बहुत ही स्ट्रेस्ड है और समहाउ शी ट्राइड हर बेस्ट एंड नहीं हो पा रहा, देन मे बी यू कैन गिव फॉर्मूला फीड्स। इफ द मदर इज away as in she's sick and she's admitted in the hospital, somehow the baby cannot go there, तब हम कर सकते हैं। बेबी फीड करते करते सो जाता है, नॉर्मल है? हम मुझे लगता है हम ये जो बेबी सो जाता है हमको ज़्यादा ओवर डायग्नोज कर देते हैं। बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको इतनी मेहनत करने की आदत ही नहीं होती है, तो बच्चा जब खुद एक्टिवली ब्रेस्ट पे सकल करता है, वो 2-3 सकल्स करके वो बेचारा सांस ले रहा होता है, ही इज़ जस्ट कैचिंग हिज ब्रेथ, और उसको हम कहते हैं देखो फिर से सो गया, वो सोया नहीं है, ही इज़ जस्ट रिलैक्सिंग, और कुछ शायद 2 या 3 या 5 सेकेंड्स के बाद द बेबी विल अगेन स्टार्ट सकलिंग। सो वो इंटरमिटेंट सकलिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं देखो फिर सो गया, देखो फिर सो गया। बट अगर बच्चा सच में सो गया एंड इफ यू रिमूविंग द बेबी एंड द बेबी इज नॉट अगेन लैचिंग टू द ब्रेस्ट, यू कीप द बेबी असाइड, मे बी ही इज हैड हिज मील एंड ही इज गोइंग टू, अगर उसने कम लिया है तो फिर से उठ के कुछ टाइम बाद जाके वो फिर से मांग लेगा, बट फोर्स नहीं करना उसको। श्योर। डॉक्टर, अगला जो छोटा सा हमारा सेक्शन है फॉर्मूला फीड पे है, हाँ जी। तो और हम जानना चाहेंगे कि
फॉर्मूला मिल्क को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ये सेफ है कि नहीं है, कब स्टार्ट करना चाहिए, इसमें थोड़ा बताएं। देखिए फॉर्मूला है तो फॉरेन चीज़, फॉरेन मतलब इट इज़ नॉट नेचुरल। आप कितना भी बोल दो क्लोज टू द मदर्स मिल्क, लाइक मदर्स मिल्क, बट इट इज़ नॉट मदर्स मिल्क। बहुत सारी फॉर्मुलेशंस में दिक्कत आती है व्हेन वी प्रिस्क्राइब और व्हेन वी टेल द पेरेंट टू स्टार्ट फॉर्मूला फीड। तो उसमें हम देखते हैं अधिकतर पेरेंट्स जब वापस हमारे पास आते हैं ना, या तो डाइल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, कोई अंदाजे से वो पानी लेते हैं, अंदाजे से वो पाउडर लेते हैं, पाउडर भी लेवल नहीं होता, पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, और साथ में वो देने का तरीका। तो हाइजीन इज़ अ मेजर इशू व्हेन इट कम्स टू टॉप फीड। प्रेपरेशन इज़ अनदर इशू व्हिच कम्स टू टॉप फीड। अगर आप सब कुछ कर भी लो तो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड्स पे होता है, अगर हम साथ में पाउडर का दूध भी देते हैं, कभी कभी वो मिक्स फीड्स के ऊपर ना बच्चे को कोलिक का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कभी कभी इमरजेंसीज के अंदर वी कैन गिव टॉप फीड। कोई ऐसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है पाउडर के दूध से। सॉलिड फूड्स कब स्टार्ट करने चाहिए, और क्या ये कोई इंडिकेटर है, आइडेंटिफायर है कि अब बच्चा रेडी है सॉलिड फूड्स के लिए? सॉलिड फूड्स हम लोग जब 6 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे के, तब 6 मंथ्स के बाद हम लोग स्टार्ट करने को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको हम बोलते हैं खाना खाना सिखाना। तो उसके लिए बच्चे को सिटिंग विद सपोर्ट होना थोड़ा ज़रूरी है, नेक होल्डिंग होना ज़रूरी है। 6 मंथ्स में ये जनरली आ ही जाता है अगर डेवलपमेंटली नॉर्मल बच्चा है तो दिस इज़ हाउ वी जस्ट गेज एंड देन वी कैन जस्ट स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। और पहला खाना क्या होना चाहिए सॉलिड में? पहला खाना होता है घर का स्टेपल फूड। अगर आपके घर में रोज़ दाल चावल बनता है तो सीरियल्स में जो भी आपका दाल है, चावल है, बाजरा है, जो भी आपके घर में स्टेपल बनता है, उसी को ही आपको बच्चे को देना है। कुछ अलग से एग्जॉटिक खाना नहीं देना। आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चे को ब्लूबेरीज़ खिला रहे होते हैं, खुद उन्होंने नहीं खाई है बट वो खुद बच्चे को ब्लूबेरीज़ खिला रहे हैं, एवोकाडो खिला रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करके ला रहे हैं वो, और खुद वो खा रहे दाल चावल। तो जो हमारे घर में जो नॉर्मली खाना बनता है, सेम खाना हमें बच्चे को देना है। कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी एडजस्टेड। वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, नॉट फ्लोई लाइक मिल्क, बट हल्का सा थिक, जैसे आप मानिए डोसे का बैटर होता है, खिचड़ी जैसा टाइप का? खिचड़ी जैसा। और उसमें आप यू कैन मेक इट कैलोरी डेंस बाय एडिंग फ्यू वेजिटेबल्स, एंड यू कैन मेक इट कैलोरी डेंस बाय एडिंग अ लिटिल घी और मलाई और सफ़ेद मक्खन, एंड यू कैन प्रॉब्ली ऐड दही ऑल्सो 1 स्पून, एंड मसाले जितने भी आप घर में यूज़ करते हैं कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉन स्पाइसी एंड विदाउट नमक एंड विदाउट चीनी। कुछ और खाना जो अवॉइड करना चाहिए? छोटी चीज़ें जैसे अनार हो गया, पीनट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको होल फॉर्म में नहीं देने चाहिए बिकॉज़ इट हैज़ अ रिस्क ऑफ चोकिंग। सब कुछ आप इसका पाउडर बना के आप ज़रूर दे सकते हैं बच्चे को। साथ में ना ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो रेडीमेड होता है, पानी डालो और बनाओ, ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और सिर्फ़ घर का बना हुआ सिंपल सा खाना, आई थिंक वी हैव मेड पेरेंटिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। श्योर। पानी कब से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे? 6 मंथ्स के बाद हम पानी स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी बच्चे को सॉलिड्स ऑफ़र करते हैं, उसके बाद ओपन कप के अंदर वी कैन ऑफ़र वाटर। श्योर। थैंक यू। आई थिंक डॉक्टर दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत कुछ हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो अभी माँ नई नई बनी है या बनने वाली है, उनको बहुत आसान लगेगा मदरहुड, एंड even both parents के लिए parenthood after learning so much about newborn child Yeah. and easing out in terms of these small little information points जो बहुत important है, जिसको लेके बहुत apprehensions और बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है because information भी बहुत सारी मिलती है इधर उधर से। एक final tip जो आप हमारे audience को देना चाहेंगे specifically, because of so much of social media pressure, so much of pressure that parents have just because of themselves, कि उनको आजकल बच्चे भी 1 2 ही 3 मैक्सिमम होते हैं, तो उनको भी अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर होता है कि मेरे को परफेक्ट परवरिश करनी है। I know. तो उसके लिए आप एक 1 2 3 अच्छी टिप या टेक अवे पॉइंट्स देना चाहेंगे ऑडियंस को? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन मतलब मेरे बच्चे का वज़न इतना है और उस बच्चे का वज़न उतना है। वी डोंट नो व्हाट द स्टार्टिंग पॉइंट वाज़। मे बी द अदर किड वाज़ 4 किलोज़ एट बर्थ एंड नाउ ही इज़ 10 किलोज़ एंड मे बी योर बेबी वाज़ 2.5 किलोज़। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है, सबकी जर्नी अलग होती है। हर माँ के दूध का कॉम्पोज़िशन भी अलग होता है। तो आपकी जर्नी, आपका दूध, आपका बच्चा और आपकी मदरहुड एकदम अलग है।
दूसरे माँ और दूसरे बच्चे से। इनफैक्ट अगर ये आपका दूसरा बेबी है तो आप दोनों बेबीज़ को भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि उसके टाइम पे ये था और इस टाइम पे ये है। सो एवरी चाइल्ड टीचेस यू अ न्यू लेसन, and every parenting journey, every motherhood journey is entirely different. So I think we should really stop comparing ourselves. और दूसरा है, I think we should really stop undermining ourselves as mothers. Society is, I think, not very kind to Indian mothers these days. और हमें लगता है कि I think we are not doing enough. I think I'm not good for my child. आई थिंक मदर से ज़्यादा तो गुड कोई और हो ही नहीं सकता है। तो वी शुड बी काइंड एज अ सोसाइटी, वी शुड बी मोर इनकरेजिंग एंड मोर काइंड टू द न्यू मदर्स। एंड थर्ड, वी शुड जस्ट लेट इट बी। अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपको कुछ हर्ट हो रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ आपको स्ट्रेस ले रही है, यू शुड टेक हेल्प। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, प्लीज़ टेक हेल्प। घर पे बैठ के नहीं होता, प्लीज़ टेक हेल्प। हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म नहीं है। जो जितनी जल्दी हेल्प आप लेते हैं उतनी जल्दी चीज़ों का समाधान होता है एंड यू आर एट अ बेटर प्लेस। परफेक्ट। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला, जैसे आप अपने बच्चे के साथ काइंड होंगे वैसे अपने को भी उतनी ही काइंडनेस माँ को दिखानी चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। एंड आई होप बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस हैं जो कि नए फादर या मदर बनने वाले हैं, जिनके दोस्त अगर नए फादर बनने वाले हैं, मदर बनने वाले हैं स्पेसिफिकली, तो वो उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हमारे साथ टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। आई एम अ पीडियाट्रिशियन, मतलब मुझे अपेरेंटली थ्योरेटिकल सारी नॉलेज है। एंड बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आई फेस्ड a lot of problem in establishing successful breastfeeding. अगर मेरे को हो सकती है तो I can totally empathize with other mothers who don't have the critical knowledge and they are struggling with breastfeeding. तो it is a very common problem and it needs to be addressed. तो इस चीज़ के अंदर अगर डॉक्टर्स को दिक्कत हो सकती है तो आप सबको भी दिक्कत हो सकती है एंड वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है या इसमें बिल्कुल सैड होने वाली बात नहीं है। एंड दे शुड रियली कम अप टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड आस्क फॉर हेल्प। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, पेरेंटहुड डजंट कम विद अ मैनुअल। ये सबके लिए अलग होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट गोइंग टू बी द परफेक्ट जैसे किताबों में लिखा हुआ है या जो आप इमेजिन करते हो। सबके लिए अलग है, सबका एक्सपीरियंस, अनुभव अलग रहेगा, क्योंकि हर माँ और हर बच्चा स्पेशल है, अलग है। उसको उतना ज़्यादा आप ओवरवेल्म ना हो। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो अपने डॉक्टर से बात करें, एक बार नहीं कई बार करें। उससे आपको जो भी एप्रीहेंशंस हैं वो आपको कम होंगे। और अगर बाई चांस कि बहुत ही कम केसेस में, जैसे हमें डॉक्टर ने बताया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उतनी जल्दी एड्रेस हो जाएगी। With that, I take your leave. I am Dr. Rajiv Sharma, Vice President Medical Affairs. और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जिनको इस एपिसोड की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि नए पेरेंट बनने वाले हैं, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी है, उनके साथ शेयर करें। Stay healthy, stay safe.